दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर आएगी, तय मानिए। क्यों आएगी, इसका सबसे सीधा और साधारण जवाब है क्योंकि कोरोना एक बायो वेपन है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सबकी रिसर्च से जो बातें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। एक थ्योरी सामने आई है। ये थ्योरी बताती है कि कोरोना मैन मेड वायरस है, एक जैविक हथियार है। कैसे और क्यों, वो हम आपको इन थ्योरीज के जरिए बताएंगे, जिनके बारे में अगर आप जानेंगे तो आपका कॉमन सेंस यही कहेगा कि इसके अलावा और क्या हो सकता है। आपको बताएंगे कि पहली और दूसरी लहर के उठने और गिरने के बीच की असलियत क्या है, क्या यह प्लान्ड है, क्या यह चीन की दुनिया पर राज करने की एक कोशिश है। हर रहस्य से पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले यह बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी लहर की संभावनाओं पर उन्होंने बैठक की। वैक्सीनेशन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं चर्चा। मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत कई लोग शामिल हैं। तीसरी लहर को इनएविटेबल और अपरेंट मान के एक बैठक की जा रही है। प्रधानमंत्री इसमें शिरकत कर रहे हैं और इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि हमारी तैयारी कितनी है, क्या हमने उस हिसाब की तैयारी कर ली है। जिस तरीके से सेकेंड वेव में हमने देखा कि हम बिना तैयारियों के पकड़े गए थे, क्या इस बार हमारी तैयारियां होंगी, और अगर तीसरी वेव आती है तो क्या हमारा अंदाजा तीसरी वेव की संक्रामकता के हिसाब से पूरा होगा, पूरा पड़ेगा या कम पड़ेगा। ये बहुत बड़े सवाल हैं, लेकिन ये बैठक की जा रही है और सरकार इस बार कम से कम बिना तैयारियों के ना पकड़ी जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। मीटिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव समेत कई अहम ऑफिसर्स शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और बाकी बड़े ऑफिसर्स, इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कम से कम ऑक्सीजन, मेडिकेशन से संबंधित, हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी से संबंधित कहीं कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। और जाहिर है जब ये अंदाजा लगाया जाता है तो ये साइंटिफिक अजम्पशंस होते हैं, ये होते हैं अंदाजे, लेकिन इसके पीछे ये सिर्फ कोरे अंदाजे नहीं होते। इसके पीछे तर्क होता है, इसके पीछे आंकड़े होते हैं, आंकड़ों को समझने वाले एक्सपर्ट्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और उसके बाद ये तय किया जाता है कि क्या किया जाना है। अब एक एक करके हम समझेंगे वो थ्योरीज जो इस दौरान सामने आई हैं वैज्ञानिकों ने रिसर्च के आधार पर, और वो जो आज तक गलत साबित नहीं हुआ। मतलब ये जैसे 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने कालांतर में जो समझा है उस आधार पर जो थ्योरीज प्रोपोगेट की जा रही हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आज हमारे साथ मौजूद मेहमानों को वो थ्योरीज कितनी दमदार लगती हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। और ये हैं हमारे खास मेहमान जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, और सब अपने अपने क्षेत्र में नामचीन लोग। डॉक्टर रवि गोडसे पिट्सबर्ग यूएस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, धर्मशिला हॉस्पिटल से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर PS वेंकटेश राव सर्जन हैं, बेंगलुरु से लाइव हैं, और वो खुद भी इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं कि उनकी निगाह में ये क्या हो सकता है कोविड। डॉक्टर आनंद सिन्हा बर्मिंघम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूके से, और कर्नल रिटायर्ड तेज टिक्कू हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी मेहमानों का। गुड इवनिंग ऑल। लेकिन पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं कि हम इस दौर में यहां जब थर्ड वेव की बात कर रहे हैं तो हमको क्यों कुछ चीजों पर गौर करना चाहिए, क्यों वो चीजें समझनी जरूरी हैं। कोरोना वायरस फेक है, ये चीन का बायो अटैक है, ये नेचुरल वायरस नहीं है। नेचुरल वायरस का बिहेवियर, और इस वायरस का बिहेवियर ये मानते हुए, क्योंकि इसने जो अभी तक बिहेवियर जो अपने लक्षण दिखाए हैं वो ये तय कर रहा है कि आज तक ज्ञात वायरस जिस तरीके से लोगों को संक्रमित और बीमार करते रहे हैं उससे बेहद अलग है इसका बिहेवियर। दुनिया भर में कोरोना के केस, जरा ये देखिए, ये बातें हजम नहीं होती, ये आंकड़े हजम नहीं होते। जब एक तरफ आप देखते हैं कि 18 करोड़ केस दुनिया भर में हुए और मौतें हुई 29 लाख, तब चीन में क्या है जरा देखिए, जहां से इस वायरस का ओरिजिनेशन हुआ, जहां से ये वायरस पैदा हुआ, वहां मैं आपको ले चलूं। उससे पहले जरा हिंदुस्तान में इसने क्या कहर बरपाया है देख लीजिए। केस 3 करोड़ के आसपास और मौतें करीब करीब 4 लाख पहुंच रही हैं, और जाहिर है इसके लिए भी अब 4 लाख होने में भी ज्यादा लगता है कि वक्त नहीं बचा हुआ है। अब देख लीजिए चीन में कोरोना के संदर्भ में जब आप केसेस देखते हैं, कुल मिलाकर आज तक, अब तक 2 साल पूरे होने आए, 91,693 कुल केसेस और 4,636 मौतें। हमारे यहां 4 लाख मौतें होने वाली हैं दूसरी वेव के बाद, और यहां आज तक सब मिलाकर 4,000, मतलब 5,000 के अंदर 4,636 मौतें। ऐसा कैसे संभव है? आंकड़े कितने भी छिपाए जाएं, आज कनेक्टेड वर्ल्ड है। आप ट्विटर रोकेंगे तो दूसरे तरीके हैं जिनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं बाकी वर्ल्ड से।
आप बहुत पर्दा डालेंगे तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप 400 का 4 कर दें। और यहां जो हो रहा है वो कितना बड़ा अंतर है, इन आंकड़ों के बाद आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सवालों में चीन क्यों है? सवालों में चीन इन तमाम वजहों से है। चीन से कोरोना दुनिया भर में फैला, लेकिन वहां सब कुछ सामान्य कैसे है? वुहान में बगैर मास्क सोशल डिस्टेंसिंग के जिंदगी पटरी में कैसे आ गई है, जहां से यह वायरस निकला और इतनी तेजी से म्यूटेट होता जा रहा है, वेरिएंट्स निकलते जा रहे हैं, इतने वेरिएंट्स, इतने म्यूटेशंस कि पहले वाले की जो इम्यूनिटी शरीर हासिल करता है या जो पहले वाले के हिसाब से वैक्सीन बनाई जाती है, वो अगला म्यूटेंट, अगला वेरिएंट उसको फेल कर देता है। फिर वुहान में सब कुछ शांति कैसे? सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या कोरोना वायरस एक जैविक हथियार है? क्या ये आज के जमाने में सुन त्सू ये बात कहता रहा है, वो जिसने चीन के लोगों को लड़ाई की कला सिखाई है, आर्ट ऑफ वॉर जिसने लिखा, सुन त्सू ये कहता था कि लड़ो ऐसे कि पता ना चले और शत्रु परास्त हो जाए। तो क्या पता ना चले का ये तरीका है? जैविक हथियार के पीछे तर्क ये भी कि कोरोना का रैंडम बिहेवियर है। इसको मैं जब समझाऊंगा तो आप इन ग्राफिक्स के अलावा वो जो थ्योरी मैं आपको बताऊंगा उस पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बार आप इसको देख लीजिए। कोरोना का रैंडम बिहेवियर, केस में अचानक गिरावट, R05 फिर भी केस ज्यादा कैसे? ये आप लब्बोलू, आप इसको जरा रखिएगा, स्टे कीजिएगा इस ग्राफिक्स को। अब मैं जरा आपको कुछ बताना शुरू करता हूं। पहली लहर पे आपने ध्यान दिया होगा, अमूमन क्या हो रहा था, एक घर में जैसे ही एक बीमार हो रहा था, उससे बहुत जल्दी घर में बाकी लोगों को भी संक्रमण हो रहा था। और ये वाला पैटर्न सेकेंड वेव में हिंदुस्तान में और भी ज्यादा दिखाई दिया कि एक को जैसे ही घर में पकड़ा वायरस ने, बहुत तेजी के साथ बाकियों को पकड़ा। उसके बाद अब यह देखने को मिल रहा है, इस सेकंड वेव में भी और फर्स्ट वेव में भी हमने एक्सपीरियंस किया था कि बाद में ऐसा देखा गया कि अगर घर में कोई एक व्यक्ति बीमार हो रहा था तो उससे दूसरे लोगों को संक्रमण उतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जनरली वो दूसरे लोगों में उतना कंटेजियस नहीं रह गया था वायरस का बिहेवियर, या उतना विरुलेंस नहीं देखा जा रहा था। अगर वायरस ट्रैवल कर भी रहा था एक से दूसरे में तो उसमें जाकर वो उतने सिम्टम्स नहीं शो कर रहा था। और इससे ये तय होता है, इससे ये जो अनुभव से सिद्ध चीजें हमारे सामने हैं, उससे ये तय होता है कि इसका जो संक्रमण है वो बाद में घटता गया है। मतलब प्राइमरी इंफेक्शन, सेकेंडरी इंफेक्शन और इसी तरीके से आप टर्शरी इंफेक्शन तक अगर जाएंगे तो ये कम होता गया है। अब R0 वैल्यू का जिक्र कर ले। R0 क्या है? किसी भी वायरस की इंफेक्टिविटी को बताने के लिए जो स्केल होता है उसको R0 स्केल कहते हैं। उस R0 स्केल में जरा मुझको लाइए स्क्रीन पर, उस R0 स्केल में आप ये देखेंगे, ये R0 स्केल में अगर पीक इंफेक्टिविटी के समय यह पाया जाता है कि वो 5 या 6 होता है, इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति 5 को संक्रमित करेगा, 5 25 को संक्रमित करेगा, 25 125 को करेगा और इसी तरीके से 625 सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन प्राइमरी इंफेक्शन, सेकेंडरी इंफेक्शन, टर्शरी तक जाते जाते ये कम हो रहा है। इसीलिए यह देखा गया कि पहली वेव में और दूसरी वेव में बाद में एक परिवार में ज्यादातर लोगों या एक आदमी से ज्यादातर लोगों में संक्रमण कम फैला। मतलब ये कि वायरस का बिहेवियर रैंडम है। दूसरे मैं आपको बताऊं कि पहले के जो इन्फेक्शंस देखे गए हैं, वायरल इन्फेक्शंस, चाहे वो स्पेनिश फ्लू का मामला रहा हो या उसके पहले के इन्फेक्शंस, ये देखा गया कि जो ग्राफ है, जब एक जगह पर इन्फेक्शन जाता है तो धीरे धीरे उसका कर्व बढ़ना शुरू होता है और जब कम होना शुरू होता है तो धीरे 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 वो नीचे की तरफ आता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत शार्प राइज हो और बहुत शार्प नीचे आ जाए वो ग्राफ। इसका मतलब यह है कि इस वायरस ने बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित किया, लेकिन उसके बाद अचानक इसने संक्रमण कम कर दिया। अब एक और बात देखिए, पहली लहर के बाद आपने ये देखा कि सितंबर में जब हमने ये एक्सपीरियंस किया, 16 सितंबर को 98,000 केसेस के साथ सबसे ज्यादा केसेस उस दिन हमने देखे। सितंबर 2020 को देखिए, 25 जुलाई, 16 सितंबर, 27 अक्टूबर, ये देखेंगे आप, ये पीक था। और उसके बाद आप ये देखें, जब ये नीचे आ रहा है तो लॉकडाउन खुलता जा रहा है। न लॉकडाउन न सिर्फ खुला बल्कि न जाने कितने त्योहार आए, जिसमें दुर्गा पूजा भी आई, जिसमें दिवाली भी आई, और उसके बाद आपने देखा कि बिहार में इलेक्शन जैसा हुआ मामला। उसके बावजूद ये केसेस किधर जा रहे हैं आप देख रहे हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि उसके लॉकडाउन इसका आंसर नहीं हो सकता। इस बार भी आप देखिए, अभी केसेस अचानक बढ़े और मई में 5 मई के आसपास हमने इसका पीक देखा, जब हमने देखा 4.25 लाख पहुंच गए थे ये केसेस, और फिर अचानक इसमें शार्प फॉल आना शुरू हुआ। ऐसा वर्टिकल डिक्लाइन आपने पहले बढ़ते हुए भी देखा, इसको यूं अचानक, और फिर नीचे आते हुए ग्राफ एकदम से नीचे आया। ऐसे नहीं, और ना ही बढ़ते समय ऐसे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है
कि ये वायरस अचानक ऐसा लगता है कि अपनी पोटेंसी खोने लगता है, क्योंकि और किसी दूसरी थ्योरी से पॉसिबली इसका एक्सप्लेनेशन संभव ही नहीं है। मतलब ये कि वायरस आता है, ये जो हम सोचते हैं ना कि एक बार म्यूटेशन आया, वेरिएंट आया, उसने फिर से बदला अपने आप को, उसकी वजह से अगली लहर आ गई, ऐसा नहीं है। लगता है कि प्लान्ड तरीके से एक बार वायरस भेजा गया, दूसरी बार वायरस भेजा गया, और इसीलिए ये वेव्स आ रही हैं। और ये जो थर्ड वेव की बात की जा रही है, ये इसलिए नहीं कि वायरस म्यूटेट होता हुआ ऐसा बढ़ जाएगा, शायद इसलिए क्योंकि ये माना जा रहा है कि थर्ड वेव की बात अगर हो जाएगी तो ना तो कोई सोर्स पर ध्यान देगा और ना ही रीजन पर कि असल में ये हो क्यों रहा है। और एक बात और समझिए, अगर 5 का आर नॉट वैल्यू होता है, उस हिसाब से अगर आप इन्फेक्शन देखेंगे तो 1 करोड़ इन्फेक्शन होने के लिए ना आपको एक साथ 1 लाख लोगों को बीमार करना पड़ेगा उस वक्फे में, जो वक्फा हमारे यहां पर ये ग्राफ में दिखा रहा है। अगर इतने समय के भीतर इस तेजी से फैलना है इसको और इस तेजी से गिरना है तो 1 लाख लोगों से ये इन्फेक्शन फैला होना चाहिए, तब 1 करोड़ के आसपास लोग बीमार होंगे और फिर अचानक उसमें कमी आनी शुरू होगी। क्या वायरस ऐसे बिहेव करता है? और अगर नहीं तो फिर ऐसा क्यों हो सकता है? 1 लाख लोग एक साथ बीमार कैसे हो सकते हैं? क्या किसी फ्लाइट से आए हुए चंद लोग ये बीमारी फैला सकते हैं? नहीं। तो फिर क्या कोई बड़ा कंसाइनमेंट, जैसा इटली के मामले में हमने देखा था कि वहां यह कहा जाता था कि वुहान से लेदर आया और उसकी वजह से शायद वहां पर इतने बड़े तादाद में, या बेंगलोर के मामले में कहा जाता है कि वहां एक फार्मा कंपनी के ज्यादातर लोग इसलिए बीमार हो गए क्योंकि जो उन्होंने फार्मा एक्टिव इंग्रेडिएंट मंगाया था चाइना से, वो वहां पहुंचा और वहां पर बीमारी का कारण बना। तो क्या इस तरीके, और आपको यह भी मालूम होगा कि अगस्त के महीने में 2020 में अमेरिका में चीन से पैकेट्स भेजे गए थे, लोगों ने वहां मंगाए नहीं थे, उनके घर में कुरियर आ रहा था और वहां पैकेट्स मिल रहे थे और लोगों को लग रहा था हमने मंगाया नहीं, चाइना से किसने कंसाइनमेंट भेजा है। क्या इसी तरीके से दुनिया में ये वायरस फैलाया गया है और क्या ये मैन मेड वायरस है और क्या ये बायो वेपन है? इसके साथ मैं डिबेट खोलता हूं। सबसे पहले जाता हूं गोडसे साहब के पास। अमेरिका शायद सबसे पहली निगाह इस पर रख रहा होगा, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रवि गोडसे, क्या लग रहा है आपको? देखो, एक डॉन करके मूवी था, उसमें डॉन कहता है मोनिका को कि मोनिका रिवॉल्वर खाली है। ये डॉन जानता है, मोनिका जानती है, लेकिन पुलिस नहीं जानती। अब दुनिया के सब लोग पुलिस है, लेकिन जो डॉन है, चाइना है, वो तो जानता है, उनको पता है क्या हुआ है। मेरा इसमें, आप सन त्जू की बात कर रहे थे, आर्ट ऑफ वॉर। अमेरिकन लोगों ने शायद ये पढ़ा नहीं है आर्ट ऑफ वॉर, लेकिन उनको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बड़े गुंडे तो वो है, वो किसी को सुन के लेने वाले में से लोग नहीं है, जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था या सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था। हमारे एक थियोडोर रूजवेल्ट करके प्रेसिडेंट है, वो कहा करते थे कि वॉक सॉफ्टली, टॉक सॉफ्टली बट कैरी अ बिग स्टिक। अभी अमेरिका ये चुपचाप सुनने वालों में से नहीं है, वो कुछ करेंगे। अभी और डेटा आ रहा है, लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है कि जो भी कुछ हुआ है वो चाइना को पता है, हमको पता करना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसके बारे में। मतलब आप कह रहे हैं कि तीसरे लहर ये बड़ी आपने महत्वपूर्ण बात कही डॉक्टर गोडसे। अब यहाँ मोनिका कौन है, डॉन कौन है और पुलिस कौन है, ये भी तय करना पड़ेगा देखिए इन किरदारों में, क्योंकि हो सकता है जिसको हम पुलिस समझ रहे हो वो एक्चुअली डॉन निकले। मैं जाता हूं इसको लेकर अब डॉक्टर अंशुमान के पास। डॉक्टर अंशुमान, जो मैंने बातें यहाँ की, क्या वो हाइपोथेसिस इस बात को एक्सप्लेन करती है कि वायरस एक्चुअली क्या है? जी 3-4 चीजें बताऊंगा, कड़ी से कड़ी जोड़ लीजिए आपको, क्योंकि तथ्य की पुष्टि जैसे डॉक्टर गोडसे ने कहा चाइना के पास है, वही पुष्टि करेगा तो प्रमाण है, अदरवाइज कोई प्रमाण है नहीं आपके पास। जोड़ लीजिए आप इन चीजों को। 2015 में चाइना का एक पेपर निकला जिसमें उन्होंने बायो वॉर की बात की थी, बायो वेपन की बात की, जिसमें कोरोना वायरस का ही जिक्र था। दूसरा, जितनी जल्दी ये वायरस उनके यहाँ आया उतनी जल्दी कंटेन किया और उतनी जल्दी RT-PCR किट बनाया, मतलब जेनोमिक सीक्वेंस उनके पास पहले से उपलब्ध थी। वहां के वुहान सिटी में वायरस लैब प्लस क्लोनिंग, जो बंदर की क्लोनिंग और इस तरह के रिसर्च चल रहे हैं, जिसको सेफ्टी 4 लेबोरेटरी बोलते हैं, जिसमें इतनी हाई सिक्योरिटी डाली जाती है। ये चल रहा है और वर्ल्ड का चल रहा है। एथिकल ट्रायल तो ठीक है, लेकिन नॉन एथिकल ट्रायल अगर कहीं चल रहा है तो सिर्फ वुहान सिटी में चल रहा है। वायरस का जो नेचुरल प्रोसेस होता है टेम्परेचर से, क्लाइमेट से वैरी करता है। इस वायरस के बारे में प्रेडिक्शन था, नहीं हुआ। आपने देखा होगा नेचुरल वायरस अगर होता तो गर्मी आने से, इससे आने से बहुत सारे चेंजेस होते, नहीं हुए। और वायरस एटेन्यूएट जब होता है, जब फर्दर प्रोसेस जाता है,
तो कभी कभी इसकी मारक क्षमता कम हो जाती है, संक्रामक क्षमता कम होती है, लेकिन इसके फर्दर म्यूटेशन और घातक और संक्रामक ही होते जा रहे हैं। यहां से आगे बढ़ते जाइए। फिर वैक्सीन की जब बात आई, क्या यही है गेन ऑफ फंक्शन? डॉक्टर साहब माफ कीजिए, बीच में रोक रहा हूं, क्या यही है गेन ऑफ फंक्शन? जी बिल्कुल। और इसका पूरा था पावर एंड इकोनॉमी सेंटर, जिसका एक पेपर भी है, डॉक्टर बॉयल्स ने बड़ा अच्छा पेपर लिखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने सारे तथ्य निकाले हैं कि क्या क्या हुआ, किस सीक्वेंस में हुआ है, अभी से नहीं 2015 से लेके। और इसके सारे प्रोसेस को देखते हुए जब फाइनल आप आइएगा जीडीपी पे, पूरा वर्ल्ड जीडीपी डाउन जा रहा है, चाइना का जीडीपी अप जा रहा है, जो उनका एम था, लेकिन उनका एम और हायर था, उस एम को अचीव नहीं कर पाए। अब लेकिन बात क्या हो गई, 15-16 महीने हो गए, अब अगर जाके थंब प्रिंटिंग ढूंढने की बात करेंगे अब कहां बचा होगा? जब शुरुआत में उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा कि वो एक सुरंग से चमगादड़ और वहां काम करने वालों से फैला और वो कोरोना के करीब था, ऐसा नहीं था, तो आज क्या मानेंगे वो? डॉक्टर अंशुमान, मैं आपके पास आता हूं दोबारा, लेकिन आपने जो बात कही उसको भारत के संदर्भ में समझना चाहता हूं मैं। डॉक्टर PS वेंकटेश राव साहब के पास मैं जाना चाहता हूं। राव साहब, ये समझाइए जरा कि यहां पर पहली लहर के बाद त्योहारों के दौरान, और उस समय तो हर्ड इम्यूनिटी अटेन कर नहीं लिया होगा हमारे लोगों ने, उस समय क्यों केसेस अचानक घटने लगे और फिर अचानक कैसे बढ़ गए? क्या इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अनुत्तरित हैं और इसी उत्तर नहीं होने में छिपा हुआ है कि ये फेक है, बनाया हुआ है, मैनमेड है या नेचुरल है? मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, तो अगर नो इशू सर, आपको जब कभी लगे आप इंग्लिश की तरफ स्विच कर सकते हैं, तो मुझे कोशिश कीजिएगा जितना बोल सकें प्लीज। अच्छा। और ये WHO, जब तक मैं सर्जन हूं, मैं वायरोलॉजिस्ट नहीं हूं, पर जब तक WHO ये काम कर रहा था मैं चुपचाप रहा, पर जब WHO ये कर नहीं पाया तो मुझे इसमें जिज्ञासा हुई कि क्यों ऐसे हम लोग पीड़ित हैं इससे। और जब मैं ये वायरोलॉजी जर्नल्स और दूसरे जर्नल्स में जो इन लोगों ने, इन चीन के वुहान के डॉक्टर्स और चीन के रिसर्चर्स ने जो पब्लिश किया है, जब मैं वो देखने लगा तो मैं हैरान रहा। और ये सब मार्च तक है, मार्च पिछले साल तक। उसके बाद चीनी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर इसको सब कवर अप कर दिया। तो अगर आपको देखना है तो आपको मार्च, जनवरी, फरवरी के पब्लिकेशंस को देखना है। इसमें काफ़ी अचंभित रहा। एक तो ये बात साफ हो गई कि ये जो उन्हीं का, चाइना वालों का ही जो सर्वे हुआ, उसमें ये मालूम हुआ कि वुहान में बैट्स को नहीं बेचते हैं। वहाँ जो बैट खाने का प्रथा है और जो बैट को पकड़ने का रेस्टोरेंट में, जो होटल में बेचने का प्रथा है, वो सब दक्षिण चाइना में है और वुहान में नहीं है वो। और एक बहुत बड़े सर्वे में इन्होंने दिखाया कि करीब 63 वाइल्ड एनिमल्स जो बेच रहे हैं वुहान में, पर उसमें बैट्स नहीं है। अच्छा, और ये वुहान इंस्टीट्यूट वालों ने कहा कि हमारे पास कोई बैट नहीं है, पर उन्हीं के चाइना वालों के ही प्रमोशनल वीडियो में निकला कि बैट्स उनके पिंजरे में, लैब में है। अच्छा, तीसरा, उन्होंने शुरू में यह कहा कि वो जो सुरंग से निकला था वो राट G13 नाम का वायरस, वो उससे ये बना है। पर बाद में निकला कि ये जो वायरस है ये निकला है जूशान से आए हुए वायरस से, और वो जूशान का में है उनका मिलिट्री लैब। तो और जांच करने में मालूम हुआ कि ये वायरस वहाँ पे बनाया गया है, उसको वुहान को टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है, और वहाँ पे ये बैट्स और दूसरे जिसको कहते हैं ह्यूमनाइज्ड माइस, माने चूहे में आदमी के जेनेटिक मटेरियल डाल रखा है जिससे कि वो उसमें टेस्टिंग किया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप हिंदी के बारे में जैसा इंप्रेशन हमको दे रहे थे, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सर और पूरी समझ में आ रही है। और दूसरे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, दूसरे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने जो अपनी बातों से स्थापित करने की कोशिश की
वो ये कि एक दो बार नहीं, न जाने कितने बार चीन ने जो कहा वो एक्चुअली वहां जो पाया गया, और वो भी तब पाया गया जब वहां उसने खुद फिल्टर लगाया और WHO ने भी सच्चाई सामने नहीं आने दी। तब जो सामने आया है वो साफ साफ ये इशारा कर रहा है कि वहां कुछ घपला हुआ है। मैं डॉक्टर आनंद सिन्हा बर्मिंघम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर आनंद, वर्ल्ड वाइड क्या ओपिनियन ये फॉर्म हो चुका है, और क्या इसके लिए सॉलिड एविडेंसेस बेशक चीन से मुहैया ना कराए गए हों लेकिन अब दुनिया के पास हैं? जी, जहाँ तक मेरी अपनी समझ है, मैं यूके में हूँ जनरल प्रैक्टिशनर, और लोगों से भी बातचीत होती रहती है, साइंटिफिक कमिटीज़ में भी लोगों से बातचीत होती रहती है, सोसाइटी में भी बातचीत होती रहती है। इनिशियली जो ये हुआ, सारे तथ्य सारे वक्ताओं ने आपने खुद बताया, वो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा था। इनिशियली जितनी लोगों के बीच में एक आक्रोश जैसा माहौल था, मैं पिछले साल आपको ले जाना चाहता हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च में यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ था 23 मार्च को। तो वो आक्रोश अभी इस वायरस के बारे में, और स्पेशली आप चाइना के इस बायो वेपन थ्योरी के बारे में जो शुरू में थी, उतना आक्रोश अभी नहीं है। इसकी वजह क्या है कि सारे तथ्य, अब सारी चीजें हैं, मगर ये जिक्सो पजल है। जब तक ये पजल पूरा नहीं होगा तब तक ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन दोषी है। अब हमारे अपने न्याय प्रणाली में भी है कि आप किसी को दोषी नहीं करार कर सकते हैं जब तक ये अभी प्रूव नहीं हो। मगर मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, ये एक नोवेल वायरस है, नया वायरस है। हम लोगों ने दिसंबर में 19 में इस वायरस को जाना, और अभी इस पे काफी काम चल रहा है, बहुत कुछ हमें जानना बाकी है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो चीजें अपनी जगह पे हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो धीरे धीरे प्रूव होगी। ये नोवेल है डॉक्टर साहब, लेकिन इस तरह के वायरसेस के बारे में ये भी कहा जाता है कि ग्रेड 4 सेफ्टी लैब में भी ये गारंटी नहीं होती कि लीक नहीं होगा वायरस, लेकिन अगर लीक हो गया तो उसको कंटेन कर लेने में बहुत जल्दी सफलता हासिल हो जाती है, जो कि इस वायरस के मामले में बिल्कुल नहीं देखी गई। तो क्या ये उससे अलग खड़ा करता है? और जरा मैं तेज टिक्कू साहब के पास, क्योंकि मिलिट्री इंटेलिजेंस भी तो आ रही है और ये पता चल रहा है कि वहां की मिलिट्री ने तो 2015 में ही इस पर काम करना शुरू कर दिया था। मैं जरा तेज टिक्कू साहब के पास जाऊं। तेज टिक्कू साहब, क्या मिलिट्री में ओपिनियन क्या है? क्या ये बायो वेपन है, और क्या ये एक तरह का बायो वॉर है जिसके नियम, जिसके शुरुआत और जिसके खात्मे के तरीके अलग होते हैं? देखिए, मिलिट्री के अंदर क्या ओपिनियन है, उनको हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो में काम करना पड़ता है कि अगर सबसे बुरा क्या हो सकता है वो उसी केस पर काम करते हैं। और जहाँ तक इंडियन आर्मी का ताल्लुक है, वर्स्ट केस सिनेरियो यही है कि चाइना बायो वेपन बना रहा था और उसका टेस्ट कर रहा था या जो भी कर रहा था। मेरी व्यक्तिगत लेवल पर देखिए, चाइना बायो वेपन क्यों बनाएगा, इसके बहुत एक दो कारण, बहुत बड़े कारण। सबसे पहले ये है, आपने देखा होगा जब से शी जिनपिंग पावर में आया है तो चाइना की जो दौड़ लगाई है उन्होंने कि अमेरिका के साथ वो सुपर पावर की लेवल पर मैचिंग पोजीशन जल्दी से जल्दी वो हासिल करें। इसमें उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया, उन्होंने अमेरिका से बहुत बड़ी नेवी अब तैयार की है, इनके आर्मड फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव से उन्होंने तकरीबन कई सारे देश जो खासकर साउथ एशिया में है, इंडियन ओशन में है, साउथ चाइना सी में, वहां पर उन्होंने दबदबा कायम किया है। और चाइना एक इकलौती कंट्री है, मैं आपको शायद बताऊं, कि जहां पर बायो वेपन का इस्तेमाल हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज की तरफ से। जापान ने तकरीबन 1000 वाटर बोर्न वेल्स, जो कुओं में पानी होता पीने का, उनको उन्होंने इन्फेक्ट किया डिलिबरेटली टाइफस और कॉलरा की रिसर्च करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है बायो वेपन से क्या होता है। 1925 की ट्रीटी और 1972 की इंटरनेशनल ट्रीटीज के मुताबिक आप बायो वेपन नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपको सुपर पावर बनना है, अगर आपको अमेरिका को पीछे सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। चाइना के एम्बिशंस बेलगाम हैं, और बेशक चाइना से अभी सबूत वैसे लेकर बाहर नहीं आ पाई है दुनिया, लेकिन उसके एम्बिशन अपने आप में इस बात के प्रमाण है कि अगर सुपर पावर से होड़ लगी है तो या तो आपको तेज दौड़ना होगा, या जो तेज दौड़ रहा है उसको लंगड़ी लगा के गिराना होगा। क्या यहां पर दोनों चल रहा है? मैं आपके पास वापस आऊंगा सर। यहां पर एक इंफॉर्मेशन आपके साथ और शेयर करना जरूरी है। कोरोना वायरस फेक या चीन का बायो अटैक, जरा ये देखिए
वहां पर किस तरीके से कोरोना को लेकर झूठ फैलाया गया। चीन का एक और झूठ यह है कि कोरोना फैलने की झूठी तारीख बता रहा था चीन। ब्रिटेन के केंट यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दावा किया गया है 17 नवंबर 2019 को आया था दुनिया में पहला कोरोना का मामला। चीन ने दिसंबर 2019 में पहले केस की जानकारी दी, जबकि नवंबर में ही वहां केस आ चुका था। नवंबर दिसंबर ये पर्याप्त वक्फा था। और आपको यह भी मालूम होगा उस दौरान फ्लाइट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई थी, बल्कि वुहान से खूब फ्लाइट्स निकल रही थी, बाकी जगहों से निकलें ना निकलें। तो क्या पहले ही वहां कोरोना का एक छोटा सा विस्फोट करके कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन जिसको कहते हैं, ताकि आरोप ये ना लगने पाए कि आपके यहां तो कुछ नहीं हुआ, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया गया और उसमें यह सुनिश्चित किया गया कि तब तक दुनिया भर में पर्याप्त इसका प्रसार हो सके। डॉक्टर रवि गोडसे, और अभी जाहिर है जब तक हाथ में सबूत नहीं है तो जो सामने दिखाई दे रहा है अनुभव के आधार पर, जितना आपके पास अनुभव एक एक्सपर्ट के तौर पर है वो हमारे लेमैन के अनुभव से ज्यादा सही होगा। लिहाजा मैं ये बात कर रहा हूं कि सर क्या पर्याप्त वजहें हैं ये मान लेने की कि एक तरह का ये बायो वेपन है और ये बायो वार है, छेड़ा गया चाइना की तरफ से? दावे के साथ तो नहीं कह सकते। सोचने वाली बात यह है कि वुहान से निकला हुआ वायरस झुमरी तलैया में है, पटना में है, पिट्सबर्ग में है, लेकिन बीजिंग में नहीं है। ये सोचने वाली बात है। लेकिन सबूत के सिवा हम क्या कर सकते हैं? हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 12% बजट चाइना से आता है। अगर चाइना कादर खान है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शक्ति कपूर है। उनके तरफ ध्यान देने में कोई पॉइंट नहीं है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हम लोग भी है। मेरा ये मानना है कि ये जो पूरी दुनिया है सिर्फ बातों के शहर है, कुछ करेंगे नहीं। चाइना को क्या फर्क पड़ता है? हम लोग बैठ के बातें करेंगे, एक दूसरे पे व्हाट्सएप करेंगे, ये षड्यंत्र है। अगर हमको सच्ची लगता है षड्यंत्र है तो कुछ करो ना, कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन बंद करो। एम्बेसी अभी भी चालू है। चाइना अभी भी हमें शांति से सेफ्टी पेन, बॉल पेन, सब मशीन, सब चीज़ें बेच रहा है पूरे दुनिया को। सिर्फ बात करते रहेंगे। क्विकली एग्जाम्पल दूंगा हिस्ट्री का। 1936 में एक आदमी था एडोल्फ हिटलर करके, उसने माइन काम करके बुक लिख दिया। उसमें सब बोल दिया था मैं क्या करूंगा, पोलैंड पे हमला करूंगा, रशिया पे करूंगा, फ्रांस पे करूंगा। दुनिया ने क्या किया? उसका नोबेल पीस प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया नाम। ये ज्यादा लोग जानते नहीं है। 1936 में एडोल्फ हिटलर वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर नोबेल पीस प्राइज। बात करते रहे 36, 37, 38, 39 में 1 सितंबर को जब हिटलर ने खुद हमला किया पोलैंड पे, तब ये जंग चालू हुई। ये बाकी जो दुनिया के जो लोग हैं, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि ये दुनिया विलेन से पहले भी भरी हुई थी, आज भी भरी हुई है, और अगर विलेन पकड़ा जा रहा है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही? हम कब तक ये बात करते रहेंगे कि वहां से आया है, नहीं आया है, फेक है, रियल है? आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन सर अगर प्रूफ्स नहीं निकल रहे हैं, चाइना बाहर नहीं आने दे रहा है इंफॉर्मेशन को, ना WHO की टीम वहां जाती है तो उनको वहां पहुंचने तक नहीं देते जहां पर उनकी लैब्स हैं। अगर ऐसे में डॉक्टर अंशुमान आपको इसको सब्सटेंशिएट करना है, ताकि क्योंकि ये इस दुनिया में व्यवस्था भी कोई चीज है, आप अपने अजम्पशन पर कोई चीज मानकर कहीं चढ़ नहीं दौड़ते। अगर इसको सब्सटेंशिएट करना है तो क्या दुनिया के पास पर्याप्त चीजें हैं, या बगैर चीन में गए सबूत खोदे काम नहीं चलेगा? बिल्कुल, पहले तो जो आपने बात कही, देखो WHO से इनका कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन चाइना का रहा। डॉक्टर टेड्रोस इन्हीं के स्ट्रांगली सपोर्ट के कारण WHO के चीफ बने थे। और डॉक्टर टेड्रोस की पास हिस्ट्री आप उठाएंगे, इथियोपिया में जब हेल्थ मिनिस्टर थे तब भी उनके क्रेडेंशियल्स ऐसे थे, इन्फेक्टिव डिजीजेज कंट्रोल में उनका बहुत गलत डिसीजन रहा, ये सबको मालूम है। डॉक्टर टेड्रोस ने पहले कहा था बैट थ्योरी उन्होंने लाई थी, जबकि बैट थ्योरी गलत थी। पहला केस, 0 केस जो भी था, वो बैट मार्केट नहीं गया था, जिसको वेट मार्केट कहते थे। बैट का कोई धंधा ही नहीं था वहां पे। ये 300 मीटर अवे है वुहान सिटी जो लैब है उससे, और एयरबॉर्न का कॉन्सेप्ट उस समय आ गया था, वो छुपाया गया। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन WHO के द्वारा छुपाया गया। ये सारे जंक्शन पिछले साल से चल रहे हैं, लेकिन पिछले साल इंडिया चिल्ला रहा था। इंडिया के बाद लोग ये समझते थे डिप्लोमेसी खराब है इसलिए बोल रहे हैं। अब क्योंकि जो बिडेन ने कहा है, ट्रंप ने भी जब कहा था तो ये वो इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। जो बिडेन ने जब ये बात कह दी तब हुआ कि 90 डेज के अंदर रिपोर्ट देनी है, चाइना का फुटप्रिंट निकालो। ये 15-16 महीने निकल गए, फुटप्रिंट कहां से निकालोगे? लेकिन एजम्पशंस जितने हैं उसके बेसिस पे डॉक्टर जेंगली जो बैट वीमेन के नाम से जाने जाते हैं, उनके सारे रिसर्च इस कोरोना वायरस के हैं, जिनकी सिमिलरिटी 96% सिमिलर है जो भी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। ये थ्योरी से लेते हुए, WHO सपोर्ट से लेते हुए, और सारा प्लान
कि कब किट निकालेंगे, कब वैक्सीन निकालेंगे, सारा प्लान को अगर सिक्वेंशियल जोड़ें तो इंटरनेशनल लॉ, हमारे एक्सपर्ट, डिफेंस एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल लॉ हम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है एग्जीक्यूशन मेथड इतना स्ट्रांग नहीं है जो कि पूरे कंट्री मिलके चाइना पे। ये जरा सिन्हा साहब से मैं एक बात और, क्योंकि आप लोग जब पैथोजन के बारे में पढ़ते हैं, वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, ये जो तमाम तरह के फंगस होते हैं, डॉक्टर सिन्हा मैं एक बात समझना चाहता हूं कि अभी तक जितने ज्ञात वायरसेस रहे हैं और उनका बिहेवियर, खासतौर से जो कोरोना वायरसेस रहे हैं, क्या उसी लाइन पर ये बिहेव कर रहा है या उससे बहुत ज्यादा इरेटिक, बहुत ज्यादा डिविएटेड है इसका बिहेवियर? बिल्कुल दिनेश जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये वायरस नया वायरस है। हम लोग बार बार बोलते हैं नोवेल वायरस है, और इसका बिहेवियर थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं काफी कुछ अलग है, क्योंकि ये जिस ढंग से म्यूटेट कर रहा है, हर एक महीने ये म्यूटेट कर रहा है और कई बार म्यूटेट कर रहा है। हम लोगों का वो म्यूटेशन सामने आ रहा है। डॉक्टर साहब, जो दूसरे वायरस होते हैं जब वो म्यूटेट होते हैं या उनकी सब्सिक्वेंट वेव्स आती हैं बिकॉज ऑफ दीज वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स, वो पहले के मुकाबले मजबूत होती हैं या ज्यादातर सब्सिक्वेंट वेव्स जो होती हैं वो कमजोर होती चली जाती हैं? ये भी मैं समझना चाहूंगा आपसे। जी, वायरस के बारे में एक थ्योरी है कि अगर वायरस ऐसे समझे कि म्यूटेट नहीं हो रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी पैथोजेनिसिटी और इन्फेक्टिविटी को कम होता जाता है, वो उतना विरुलेंट नहीं रहता है। यही वजह है कि वायरस अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए वो म्यूटेट करते हैं। ये वायरस कुछ ज्यादा ही म्यूटेट कर रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं क्या कि ये फंक्शन ऑफ गेन जो है, दिस इज पॉसिबल नेचुरली ऑल्सो? ये जरूरी नहीं है कि लैब में ही ये क्या गेन ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन ऑफ गेन, वट एवर इट इज, क्या ये वहां पर ही पॉसिबल है? ये होस्ट सेल्स में पॉसिबल नहीं है नेचुरली? डॉक्टर अंशुमान इशारा देख रहा हूं, आऊंगा आपके पास। जी, ये नेचुरल भी होता है। ये वायरस का तो एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो म्यूटेट करते हैं। यहाँ जैसे आप हर एक कंट्री में देखेंगे, यूके में हम लोग हर साल देते हैं फ्लू वायरस, तो काफी लोगों को फ्लू होता है और वो हर साल एक नया स्ट्रेन होता है, नया वैक्सीन होता है, क्योंकि वायरस म्यूटेट करता है और वो उस हिसाब से वैक्सीन हम लोग बनाते हैं। तो ये फ्लू वायरस एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मगर ये क्या है कि ये जो कोविड वायरस है ये म्यूटेट ज्यादा कर रहा है और कुछ इस ढंग से इसकी बहुत सारी चीजें अभी हम लोग को पता नहीं है। तो साइंटिफिक लेवल पे मैं आपको यही कहूंगा कि पिछले लैंसेट जो मैगजीन में आई थी फरवरी में पिछले साल, 27 इंटरनेशनल लेवल के जो लोग थे, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं लग रहा है कि इसकी कोई नेचुरल ओरिजिन है। उन्होंने बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया था और उस स्टेटमेंट के बाद अभी तक हम लोग उसी स्टेटमेंट पे कायम है। नेचुरली अभी स्थिति ये है कि छुपेगी नहीं बात जो भी हो वो छुपेगी नहीं है। 21वीं सदी है, साइंटिफिक सदी है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रभाव है, छुपेगी नहीं। हम लोग हर एक कंट्री को अपने अपने ढंग से अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। आपने दो इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं सर, एक तो ये छिपेगा नहीं और दूसरा ये कि नहीं लग रहा कि ये नेचुरल है और आज तक उस पर कायम है। मैं जरा इसको लेकर वेंकटेश सर के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर वेंकटेश, अब जरा ये भी समझा दीजिए कि ये जो इसकी जो इन्फेक्टिविटी पाई गई है अलग अलग वेरिएंट्स में, हमारे देश में इसका प्रसार जो देखने को मिला, 1 करोड़ के आसपास लोग दूसरी वेव में, क्या इसका प्रसार वैसे संभव है सर? आर नॉट वैल्यू इन कंपैरिजन टू द ओवरऑल केसेस? आ रहा हूं इसके फौरन बाद डॉक्टर अंशुमान आपके पास। अच्छा, ये देखिए, जब वायरस म्यूटेट करता रहता है, कभी म्यूटेशन से उसका फंक्शन कम होता है, कभी ज़्यादा इन्फेक्टिव हो जाता है और ज़्यादा प्रहार होता है इसका। अब जो अभी सबका नज़र डेल्टा वेरिएंट पे है और डेल्टा प्लस वेरिएंट पे है, इसको देखोगे तो अचानक इसमें 18 म्यूटेशंस हुए डेल्टा में और उसके बाद एक और हुआ डेल्टा प्लस में। तो 1-2 म्यूटेशन तो मैं समझ सकता हूँ, ये 18 म्यूटेशन एक साथ कैसे आ गए? अब आप देखो उनका पब्लिकेशन, 20 जनवरी पिछले साल को 2 अलग अलग साइंटिफिक जर्नल्स में ये वुहान इंस्टीट्यूट वालों ने अलग अलग फैमिली ट्री दिखाया है। और उसमें एक में इन्होंने दिखाया है कि 6 वेरिएंट्स दिखाया है और उसके साथ ये RATG13 दिखाया है। तो इसका मतलब ये है कि शुरू में ही 6 वेरिएंट्स थे उनके पास, अब पता नहीं और कितने हैं उनके पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो फाइलोजेनेटिक रूट है, इस वायरस का जो फाइलोजेनेटिक रूट है, उससे इतना ज्यादा अलग अलग जाकर क्या इसके रूप बन जाएंगे? डॉक्टर अंशुमान,
जी देखिए, जो आपने गेन ऑफ फंक्शन की बात कही थी, बड़ी अच्छी बात है। नेचुरल वायरस होगा और म्यूटेशन फर्दर करेगा, दो पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर बनती है। एक एटीन्यूएट हो जाए, मतलब इसकी क्षमता खत्म हो जाए, कम हो जाए, और दूसरी कि ये बिगड़ जाए। क्योंकि म्यूटेशन बाय मिस्टेक होता है, वायरस अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करता है और उसके जो जेनोमिक सीक्वेंस है चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसमें जितने म्यूटेशंस आपने देखे, मैक्सिमम जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया, ये पाया गया था कि बाकी वायरस के मुकाबले, खासतौर से कोरोना वायरसेस जो इसके इसी तरह के दूसरे रहे हैं, इसकी रेप्लिकेशन के समय इसके आरएनए की प्रूफ रीडिंग कमाल की होती है। इसमें मतलब गलतियों की गुंजाइश कम होती है। इसका मतलब यह है कि हर बार जो ये वेरिएंट या म्यूटेंट आते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहीं की लैब से एक बार फिर फेंक दिया जाता है बाजार में। एग्जैक्टली अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जब कॉकटेल एंटीबॉडी की बात आई, देखिए डेल्टा प्लस उसको भी स्केप करने लगा, इम्यून स्केप मैकेनिज्म। मतलब जब आप जो चीज निकाल रहे हैं उसके खिलाफ ये पहले से तैयारी रहती है इसकी। जैसे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा हो इसके पीछे। ये बिना बायो इंजीनियर के पॉसिबल नहीं है। नेचुरल वायरस को और ये तो बोला भी ना सर, वो जो बैट लेडी है उसने कहा, वो स्पाइक में जो थ्योरी लेकर आई कि इसको एट विल हम बदल सकते हैं। इसके जो ये जिस तरीके से आर्म बनी हुई है स्पाइक की, और जिन चीजों से बनी हुई इस प्रोटीन को, उस कैप्सिड को हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो ये तो बहुत ही डेंजरस है। और कर्नल तेज टिक्कू के पास मैं जाना चाहता हूं। कर्नल तेज टिक्कू, कितनी दुनिया भर की जो फोर्सेस हैं, बड़ी फोर्सेस, वो इस बात को कितना खातिर में ला रही हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ वॉर शुरू हो गया है, और कितना इक्विप्ड खुद को पाती हैं इसके अगेंस्ट? मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी आर्मी जो है, डिफेंस फोर्सेस जो है, वो इस बात पर काम कर रही है। जहां तक उनका ताल्लुक है, ये बायोलॉजिकल वेपन है। वो बाद में पता चले ये नहीं है या है, वो बात को छोड़ दीजिए, लेकिन वो इस बेसिस पे, इस असम्पशन पर काम कर रहे हैं कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, शायद नेशनल लेवल पर और WHO की लेवल पर और जो दुनिया की संस्थाएं उस लेवल पर शायद लोग इतना ज्यादा जोर नहीं देंगे सच्चाई को पता करने का, क्योंकि आपको मालूम है चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त है। लेकिन मैं ये इस बात पर बिल्कुल मुझे यकीन है कि जो इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, जैसे मोनिका, वही मैं सोच रहा हूं कि अगर ये वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस WHO जैसे एक फॉर्मिडेबल फोर्स नहीं बन पाते चाइना के अगेंस्ट, तो एक इंडिविजुअल रिसर्च कितना भाड़ फोड़ेगी सर। ये भी आ रहा हूं सर, डॉक्टर रवि गोड से एक बात समझना चाह रहा हूं। ये वही कादर खान और शक्ति कपूर की तरफ इशारा है, कहीं कोई अमिताभ बच्चन भी है? हाँ, अमिताभ बच्चन बैठा है अमेरिका में। तो पहले ट्रम्प साहब कहते थे कि ये चाइना वायरस है, तो मीडिया टूट पड़ी, उनके चाइना वायरस भी नहीं बोल सकते। अभी सब उसको इंडियन वायरस बोलते हैं, इंडियन म्यूटेंट बोलते हैं, जो B1617.2 चाइनीज वायरस का वर्जन है। और ये जो बायोलॉजिकल वॉरफेयर है ना, वो अभी पहले वर्ल्ड वॉर सदियों से चलता आ रहा है। ख्रिस्त जन्म के 600 साल पहले पेलोपोनेशियन वॉर में प्लेग का पेशेंट एक दूसरे को दिया था, स्मॉल पॉक्स को दिया था। कभी कभी गलती से हो जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। इसी के साथ मैं कंक्लूड करूंगा डॉक्टर रवि। माफी मांगते हुए, वक्त होता तो आपसे पूरा इतिहास समझता। 1347 में पहली बार इस तरह का मामला लिखित दस्तावेजों में है, जब बायो वेपन का इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टर साहब यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज से नहीं है, पहले से है। और चीन अगर धूर्तता पर उतारू है, किसी भी कीमत में नंबर 1 होना है, तो वो तो कुछ भी करेगा। अब दुनिया को क्या करना है वो तय कर ले। आज की चर्चा में इतना ही। अपने मेहमानों का दिल से आभार, बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। कोविड टीके से जुड़े सवालों के बारे में गूगल पे जानिए। अब लेते हैं एक कूल ब्रेक। आईसी कूल, इंडिया का सबसे ठंडा पाउडर।